मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ बिलासपुर में हमने सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू की हैं, जिसका हमने पहला लेक्चर जो है वो बना लिया है। पहला लेक्चर का वीडियो डल गया है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में हमने पढ़ा था सीमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीमेंट के सीमेंट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, सीमेंट क्या होता है और सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये टॉपिक कवर कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए, आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, यदि आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप यदि तैयारी शुरू कर रहे हैं तो जितना आपने पहले पढ़ लिया है उसको एक बार रिकॉल जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आइए रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था सीमेंट क्या होता है। सीमेंट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट में मैंने बताया था आपको लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। याद करने का तरीका बताया था, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये तीनों को क्या कहा जाता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। इनका प्रपोर्शन आपको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कैल्शियम आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ और ये तीनों को एक साथ, ठीक है। आपको कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, ये दोनों को एक साथ याद रखना है। 3 से 4% दोनों का रेशियो होता है। मैग्नीशिया और सल्फर, ये दोनों का भी प्रपोर्शन जो होता है वो 1 to 3% होता है, 1 to 3% होता है, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, आज जो कवर करेंगे वो हम बॉक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने सीमेंट की जो बात की थी, हमने कहीं भी वाटर का जिक्र नहीं किया था, मतलब हम खाली सीमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम यदि सीमेंट में यदि पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट है, इसमें यदि पानी सीमेंट को एक साथ लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। सीमेंट प्लस वाटर। सीमेंट में यदि पानी मिलाया जाता है तो कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को क्या कहा जाता है, बॉक्स कंपाउंड या बोगस कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। बॉक्स कंपाउंड या बोगस कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। ये बॉक्स कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बॉक्स कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला होता है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको P3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C3CaO Al2O3 होता है, ठीक है। इसका परसेंटेज जो है 8 to 12% होता है, ठीक। इतना पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि किस लिए यूज किया जाता है और इसका क्या पर्पस होता है, इसका क्या नुकसान होता है सीमेंट में, वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें यदि सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले जो फॉर्म होगा, सबसे पहले जो बनेगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। दूसरा बात, ये सबसे पहले बन रहा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब याद रखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तीसरा, हीट ऑफ हाइड्रेशन यदि ज्यादा होगा तो
चेंज इन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। सीमेंट में जो सेट होने के बाद चेंज इन वॉल्यूम होता है वो किसके चलते आता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के चलते आता है। चौथा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के चलते और क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम होगा तो आपके जो आपने जो काम किया है, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, उसमें यदि आपने सेट हो गया, उसके बाद वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यदि वो श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रैक डेवलप होंगे, तो इसके चलते क्रैक भी डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग या फिर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, ठीक है। क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए आप ऐसे लिखिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना लिखने का तरीका भी वैसे रखिए कि आपको एक नजर में देखें तो समझ में आए कि हाँ ये फंक्शन होता है, ये यूज होता है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स इन एडिशन ऑफ वाटर। तो उसको हाइड्रेशन कितने समय में हो जाता है? हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स, विद इन लिख लीजिए, हाइड्रेशन in 24 आवर्स। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब ये 24 घंटे में बन जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? बहुत सारी चीज कवर करेंगे। इसमें हम लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल, जैसा मैंने आपको बताया है, अभी बताया क्या क्या चीज के क्या क्या का रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला, सीमेंट में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, उसी का क्या कहा जाता है या फिर क्विक सेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? चेंज इन वॉल्यूम, तीसरा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैक डेवलपमेंट, ठीक है। इतना, बस इतना आपको याद रखना है। इतने में आपका पूरा यह जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है पूरा कवर हो गया है। इससे जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आया हुआ, ठीक है। 2019 में आपका ईएसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी को मिलाने के बाद सबसे पहले सेट कौन होता है, ठीक है। पानी को मिलाने के बाद सबसे पहले सेट होता है विद इन 24 आवर्स, वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये आपको लगाना था, ठीक है। इस एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग इन सीमेंट, तो आपको क्या लगाना है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक। और पूछेगा विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वॉल्यूम, ये भी यही है। बस इतना आपको याद रखना है, घुमा फिरा के आपके इतने से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, ठीक है। इसको C4AF से डिनोट किया जाता है, C4AF से डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, टेट्रा मतलब 4, CaOAF2O3, फेरेट का
Fe2O3। इसमें आपको 2 पॉइंट बस याद रखना, ठीक है। एक तो ये भी पानी ऐड करने के बाद 24 घंटे में पूरा बन जाता है, ठीक है। और दूसरा ये इसको एक और नाम है इसका जो होता है वो फेलाइट कहा जाता है इसको, ठीक है, फेलाइट। एक मिनट इसको देख लीजिए एक बार, इसको सेलाइट कहा जाता है, सेलाइट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फेलाइट। फेलाइट मतलब पास से फेलाइट हो गया, पास से हो गया फालतू, मतलब सीमेंट में जो सबसे फालतू मटेरियल है, जो सबसे वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, वो कहता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट C4A8। तो इसको पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो ज्यादा पूछा जाता है उसको पहले लिखेंगे, वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? ये भी 24 आवर्स होता है, इसका हाइड्रेशन जो होता है वो 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स में ये बन जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना, 2 ही चीज इसमें पूछा जाएगा। वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को इसमें कौन सा बोगस कंपाउंड देता है, तो आपको क्या याद रखना है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट C4A8, ठीक है। और दूसरा होता है हाइड्रेशन, इसका पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता क्या है? हाइड्रेशन का मतलब समझिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। और एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन मतलब जानते हैं, क्रिया, ठीक है, वाटर। तो जब सीमेंट को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो उसमें जो एक्शन होता है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, तीसरा है अपना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। C3S इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है 3CaO और सिलिकेट का SiO2, ठीक है। इसका जो एक और नाम है वो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एलाइट। एलाइट। इसका परसेंट कितना होता है? परसेंट होता है इसका 30 से 50% होता है सीमेंट में, ठीक है। जब भी आपको बोगस कंपाउंड में जब भी सिलिकेट दिखे, आपको ये याद रखना है कि सिलिकेट, S से सिलिकेट और S से स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सिलिकेट क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स strength in early stage, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज। इसको जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये वाले पॉइंट को, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ स्ट्रेंथ इन सीमेंट? तो ये होगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S होगा वो। क्या होगा? C3S, ठीक है, C3S याद रखिए। स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज। दूसरा होता है आपका, इसका जो हाइड्रेशन होता है, वो 7 डेज का होता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो 7 दिन में फॉर्म होता है। 7 डेज और विद इन अ वीक लिख लीजिए, विद इन अ वीक, 7 दिन या फिर 1 हफ्ते में ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब इसका यूज क्या होगा? एक और है इसमें रेजिस्टेंस। इसका जो फ्रीजिंग एंड
सॉइल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो किसी के अगेंस्ट ऐसा होता है कमजोर होता होगा, तो ये लेस रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट केमिकल अटैक, ठीक है। इतना हो गया। देखिए ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक्शन पूछा जाएगा, इसका फंक्शन पूछा जाएगा, तो इतने से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका यूज यदि पूछा गया, तो यूज पूछा जाएगा आपको कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो देखिए ये क्या काम कर रहा है, स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज। तो जहां पे अपने को स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए वहां पे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कहां कहां पे अपने को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, पहला चाहिए रहता है पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, देखे है ना, रोड बनते रहता है, उधर लोग चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती है, ठीक है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में। दूसरा चाहिए रहता है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तीसरा चाहिए रहता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आपको इन तीनों जगह पे याद रखना है, इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं चौथा और लास्ट जो कॉक्स कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो C2S इसको डिनोट किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2CaO SiO2, ठीक है। परसेंट इसका जो होता है वो लेते हैं हम 25 से 40%, ठीक है, या फिर 30 से 40%, अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है। आप 30 से 40 भी लिख सकते हैं या फिर 25 से 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, जहां पर आपको सिलिकेट दिखे उसका मतलब है, सिलिकेट दिखा मतलब स्ट्रेंथ लिख दीजिए, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन अर्ली स्टेज, तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन लेटर स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन लेटर स्टेज। जैसे कि अभी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ अभी नहीं चाहिए, अब आपको बहुत दिन बाद 1 साल बाद उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो आप डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसमें जनरली यही पूछा जाता है, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन लेटर स्टेज इन सीमेंट। तो आपको क्या याद रखना है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका यूज पढ़ते हैं, इसका वो भी पढ़ लिख लीजिए। हाइड्रेशन पीरियड कितना होता है, हाइड्रेशन पीरियड जनरली इसका पूछा नहीं जाता है, लेकिन लिख लीजिए हाइड्रेशन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। 1 साल बाद ये बनता है सीमेंट में, ठीक। तो इसका यूज पढ़ते हैं। आपको कुछ आपके आसपास कहीं आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा ही होगा, भले आपको अभी दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा होगा कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ डाई कैल्शियम सिलिकेट का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एक आप देखेंगे डैम को बनते हुए, डैम नाम तो सुना होगा आपने, बांध, ठीक है। बांध का क्या होता है, यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो देखिए उसको
बांध एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसको बहुत टाइम लगता है बनने में, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन का समय भी वैसे ही रहता है। आज हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ले रहे हैं तो कम से कम 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये कंस्ट्रक्शन बन के कंप्लीट होता है, तब उसमें तब उसमें डैम का हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया ऐसे ही है ब्रिजेस, ठीक है। ये दोनों जगह जनरली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जहां पे अपने को स्टेज जो है लेटर स्टेज में चाहिए, लेटर स्टेज, वहां पर इसका डाइकैल्शियम सिलिकेट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, बॉक्स कंपाउंड में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही पढ़िए, जाके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, व्यापम का देखिए, पीएससी का देखिए, एसएससी जेईई का देखिए, अदर स्टेट का भी देखिए। यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमको बताइए कहाँ पे छूट रहा है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जनरली इतने से ही मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो ना तो कभी सुना रहता है ना कभी देखा रहता है, तो आपको उस क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। हम देखिए बिल्डिंग मटेरियल शुरू क्यों किए हैं। बिल्डिंग मटेरियल शुरू करने का अपना रीजन यही है कि ये छोटा सब्जेक्ट है लेकिन इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट है। इम्पैक्टफुल मतलब इसको आप पढ़िए, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो जरूर बनेंगे, ठीक है। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, ठीक। चलिए, अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सीमेंट के जो फैक्ट्स हैं वो ये याद करने वाला चीज है, ठीक है। आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए सीमेंट का, सीमेंट पढ़ रहे हैं ना हम, सीमेंट, उसका लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का कितना होता है 3.15। दूसरा लिखिए वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। एक सीमेंट की बोरी का वेट कितना होता है जी, कितना होता है 50 किलो का होता है, वो 50 kg, ठीक है। ये तो जनरली सभी लोगों को पता रहता है। तीसरा लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है 35 लीटर। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 35 × 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब कितना आ गया 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है। चौथा आपका होता है, चौथा लिख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया डेंसिटी। kg/cm3, ठीक है। और पांचवा और इम्पोर्टेंट सा लिख लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जनरली कितना लिया जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया जाता है 0.4 to 0.6%, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सीमेंट में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको याद ही रखना है, इसका कोई और तरीका नहीं है, ठीक। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, बॉक्स कंपाउंड पढ़ा था। बॉक्स कंपाउंड में हमने पढ़ा था पहली बार वाटर का जिक्र किया, ठीक है। तो वाटर कितना चाहिए रहता है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक। वाटर कितना चाहिए रहता है तो C3S, C3S के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट रहता है, C3S के लिए कितना चाहिए 24% ऑफ वाटर 24% ऑफ वाटर
बाई इट्स वेट। इट्स वेट मतलब सीमेंट का वेट जो है उसका 24% चाहिए रहता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था C2S। C2S को कितना परसेंट चाहिए रहता है? 21% ऑफ वाटर बाई इट्स वेट। ठीक है। अब तीसरा और जो इंपॉर्टेंट है, सीमेंट को कितना परसेंट वाटर चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है। सीमेंट को कितना परसेंट चाहिए? सीमेंट को चाहिए 23% ऑफ वाटर फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, 23%। इसको आप स्टार मार्क कीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 23% ऑफ वाटर फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है। उसके बाद देखिए, जिसमें का ये 23% ऑफ वाटर तो अपने को चाहिए, जिसमें 15% जो है वो जेल पोर्स को भरने में लग जाता है। जेल पोर्स को भरने में लग जाता है। 15% इज एडेड, 15% इज एडेड टू फिल द जेल पोर्स। सीमेंट के जो जेल पोर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए अपने को 15% और चाहिए रहता है। तो 23 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? अपने टोटल कितना चाहिए रहता है? 38% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है। देखिए, ये दोनों कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ये भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या है। ठीक, आपको ऑब्जेक्टिव देखना है। यदि 23% दिया है, ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको 23 को लगाना है। दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको जो दिया रहेगा ऑप्शन में उसी को टिक लगाना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 38% रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो बुक्स कंपाउंड वाला टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा, अब देखिए सीमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। सीमेंट में हमने सीमेंट क्या होता है उसको पढ़ा है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, बॉक्स कंपाउंड पढ़ा है, कुछ फैक्ट्स बताया मैंने आपको। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जनरली दो तरह से बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंट को बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके हैं? एक तो होता है ड्राई मेथड, और दूसरा होता है वेट मेथड। ड्राई मेथड और वेट मेथड, पहला दूसरा। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसको क्या कहा जाता है। ये जो है उसको कहा जाता है न्यू मेथड, और इसको कहा जाता है ओल्ड मेथड। बस इतना ही याद रखना है, इससे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इससे तो क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में सिर्फ यही तो मेथड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मतलब उसका क्या क्या प्रोसेस होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सीमेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, ये टॉपिक पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या क्या किया जाता है? पहले सबसे पहले मिक्सिंग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है? बर्निंग रहता है। तीसरा क्या रहता है? ग्राइंडिंग रहता है। ठीक है, ये मेथड भी, ये मेथड, दोनों में क्या किया जाता है? सबसे पहले सीमेंट के जो क्लिंकर्स रहते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उनको मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बर्न किया जाता है। अब बर्न किया कितने
डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बर्न आपका किया जाता है सीमेंट को 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये दोनों को याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, बर्निंग को आपको याद रखना है। सीमेंट को कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया जाता है, तो 1300 टू 1500, इसमें 1400 भी आ रहा है, कोई भी ऑप्शन में जो दिया रहेगा आपको उसको आपको लगाना है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें जो पूछा जाता है वो है सीमेंट का जो बर्निंग होता है, एक बार आया है वो एसएससी जेईई में पूछा गया था। सीमेंट का जो बर्निंग होता है, वो बर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो उसको आपको ये बस सीरीज याद रखना है। ठीक है, सीरीज याद रखना है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ जो आता है वो प्रैक्टिकल किया गया तो ये देखा गया कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ आता है वो मॉडरेट मेथड ऑफ कूलिंग से आता है। ठीक है, मॉडरेट मेथड ऑफ कूलिंग से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब ये पता चला कि सबसे ज्यादा मॉडरेट मेथड ऑफ कूलिंग से आता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले 1200 डिग्री सेल्सियस में बर्न करना 15 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद ये होता है 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस ये रहता है, ये चलता है 10 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर, या नॉर्मल टेम्परेचर, आप जो भी बोल लीजिए। ठीक है, ये बर्निंग का ये वाला पॉइंट एक बार पूछा है ये एसएससी जेईई। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सीमेंट को क्या क्या यूज किया जाता है, उनका कौन सा इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका बोगस कंपाउंड और बर्निंग। ठीक है, सीमेंट को कैसा बनाया जाता है उसको भी पढ़ लिया अपन। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट का टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने तरीके से टेस्ट किया जाता है, सीमेंट टेस्ट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड जो है वो है फील्ड मेथड, दूसरा जो मेथड है वो लैब मेथड। ठीक है, फील्ड मेथड, लैब मेथड, इससे आप क्या समझते हैं। फील्ड मेथड माने कि आपका यदि आप किसी कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको फील्ड में ही जहां आपका काम चल रहा है वहीं पे आपको सीमेंट की क्वालिटी चेक करना है। ठीक है, यदि वहीं पे आपको सीमेंट की क्वालिटी चेक करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, फील्ड मेथड। ठीक है, एक और मेथड होता है, यदि आप सीमेंट का सैंपल लीजिए, उसको लेबोरेटरी में ले जाइए, वहां चेक कीजिए सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, तो उसको कहा जाता है लैब मेथड। ठीक है, इसको तीन तरीके से किया जाता है। एक फिजिकल होता है, दूसरा कलर होता है, तीसरा स्ट्रेंथ होता है। ठीक, फिजिकल, कलर, स्ट्रेंथ। ठीक, आपको क्या याद रखना है, फिजिकल में बस ये याद रखना है कि आप सीमेंट का बोरी है, यदि आप कंस्ट्रक्शन पीरियड पे खड़े हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो सीमेंट बोरी से सीमेंट उठाइए, उसको अपने हाथों में ऐसे रफ कीजिए। सीमेंट जो है क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट क्या होना चाहिए, पहला लिख लीजिए स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, सीमेंट को आप उठाइए, एक बाल्टी में पानी लीजिए या एक टब में पानी लीजिए, उसमें फेंक दीजिए। सीमेंट यदि फ्लोट हो जा रहा है तो सीमेंट की क्वालिटी क्या है,
खराब है, ठीक है। और सीमेंट यदि सिंक हो जा रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है, बैठ जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी, मतलब सिंक हो जा रहा है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, आप सीमेंट में देखिए, सीमेंट में छोटे छोटे लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए, ठीक, लम्स नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, कलर। सीमेंट का कलर आप सभी को पता होगा, सीमेंट किस कलर का होता है, आप सबने सीमेंट को देखा ही होगा। सीमेंट का कलर क्या होता है, लिखने के लिए हम लिखते हैं यूनिफॉर्म ग्रे कलर, यूनिफॉर्म ग्रे कलर। किस कलर में आता है, ग्रे कलर में, ठीक। स्ट्रेंथ, ये टेस्ट, इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। इन दोनों को बस इतना याद रखना है, फिजिकल में स्मूथ होना चाहिए, और सीमेंट को यदि पानी में फेंकते हैं तो क्या होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, जम जाना चाहिए वो, ठीक। और तीसरा क्या होना चाहिए, लम्स उसमें फॉर्म नहीं होने चाहिए। कलर क्या होता है इसका, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होता है। स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए स्ट्रेंथ जो टेस्ट है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। सीमेंट के जो स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, उसके लिए एक ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है, एक ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक का साइज क्या होता है, 25 mm क्रॉस 25 mm क्रॉस 20 और 1 0 और, ठीक है। 20 और 1 0 और क्यों बोल रहा हूँ, 200 डायरेक्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको एक और आएगा, उसमें सेम टू सेम मैग्नीशिया का जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक टेस्ट आएगा जिसमें आपको 280 mm यूज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, 25 25 200 है कि 280 है करके, तो आप ऐसे याद रखिए 25 25 20 1 0 और, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ये मान लीजिए अपना ब्लॉक है, इसका साइज कितना है, ये 200 और ये कितना है 25, ठीक है। शेडिंग बनाएंगे तो इसको ऐसे ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। ये 2D डायग्राम है उसका। इसको क्या किया जाता है, 7 दिन तक, 7 दिन तक पानी में, 7 दिन तक पानी में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। इसको 7 दिन तक पानी में डुबा के रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लोड लगाया जाता है, और लोड लगा के चेक किया जाता है इसमें कोई क्रैक डेवलप तो नहीं हो रहा है करके। यदि क्रैक डेवलप नहीं हो रहा है तो हमारा जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा माना जाता है। चलिए उसी को पढ़ते हैं। इसका जो 7 दिन के बाद, देखिए 7 दिन के बाद इसमें ऐसे करके दो सपोर्ट के बीच जो क्यूब है उसको रखा, क्यूब बोलता हूँ, बॉक्स जो ब्लॉक है या जो बॉक्स है उसको रखा जाता है, दो सपोर्ट के बीच ऐसे करके रखा जाता है। ऊपर से इसमें लोड लगाया जाता है, ठीक है, सपोर्ट के बीच ऐसे रखा गया, ऊपर से लोड लगाया जाता है। लोड लगा के चेक किया जाता है कि स्ट्रेंथ इसका कैसा है करके, ठीक। तो ये दो सपोर्ट हो गए, इनके बीच इसको रखा गया, ठीक। उसके बाद इसका डिस्टेंस पूछा जाता है 150 mm, इसका डिस्टेंस होता है दोनों सपोर्ट के बीच का। उसके बाद इसमें लोड कितना अप्लाई किया जाता है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लोड कितना अप्लाई किया जाता है उसको लिखिए, लोड अप्लाई किया जाता है जो लोड है। चलिए नीचे एक और डायग्राम बना देते हैं, ज्यादा पोच पोच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ये सपोर्ट हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 150 mm, ठीक है। ये हो गया 200 mm इसका साइज है। इस पे जो लोड लगाया जाता है वो लोड रहता है 340 न्यूटन, 340 न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाता है और उसका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। यदि इसमें क्रैक डेवलप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत अच्छा माना जाता है। स्ट्रेंथ देखिए आपको देखने में कितना वो लग रहा होगा, इतना ही याद करना है आपको, इतने से ही पूछा जाता है।
यदि हम थ्योरी लिखें तो इसका थ्योरी ये लिख सकते हैं। पहले इसका क्या है 25 25 25 और 200 mm का ब्लॉक बनाया जाता है। उसके बाद क्यूरिंग पीरियड के लिए इसको 7 दिन तक वाटर में इमर्ज करके रखा जाता है। उसके बाद इसमें 340 न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाता है और क्रैक डेवलप हो रहा है कि नहीं है चेक किया जाता है। वो होता है इसका स्ट्रेंथ टेस्ट। आपको वैसे नहीं लिखना है, आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखिए, दूसरा ये याद रखिए इसका साइज कितना कितना होता है ये लिखा हुआ है। उसके बाद 150 mm का दोनों सपोर्ट के बीच गैप होता है। 7 डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 340 न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाता है, इसका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फील्ड टेस्ट, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हमने तीनों जो टेस्ट होते हैं फिजिकल, कलर और स्ट्रेंथ टेस्ट तीनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं लैब टेस्ट पे, ठीक है। चलिए लैब टेस्ट शुरू करते हैं। लैब टेस्ट में सबसे पहला जो हम टेस्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइनेट। फाइनेस टेस्ट किया क्यों जाता है, इसका क्या यूज होता है, इससे क्या फायदा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसी टेस्ट को पढ़ रहे हैं तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो फाइनेस टेस्ट जो है वो सीमेंट का प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। सीमेंट का जो फाइनेस टेस्ट है प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, जो विच इंश्योर नहीं विच एस्टिमेट लिख लीजिए। विच एस्टिमेट क्या करता है, विच एस्टिमेट रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए फाइनेस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन उतना अधिक होगा, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन उतना अधिक होगा तो अपने को क्या फायदा होगा, यदि रेट ऑफ हाइड्रेशन अधिक है तो अपने को आना कहाँ था, अपने को मेन पॉइंट यहाँ पे पहुंचना था। तो इंश्योर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। यदि फाइनेस ज्यादा है, ठीक है, तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब क्या है, सीमेंट अपने जल्दी से जल्दी अपने स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा, ठीक है। इसका देखिए हम लोग पढ़े हैं फाइनेस टेस्ट, इसका प्रॉपर ग्राइंडिंग होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अपने को पहुंचना कहाँ था, अपने को पहुंचना यहाँ था, लेकिन क्या क्या प्रोसेस था उसका, प्रॉपर ग्राइंडिंग, फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन, फिर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। फाइनेस टेस्ट इसके क्या क्या मेथड है, फाइनेस को अपन चेक कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तीनों मेथड पहले लिख लीजिए। पहला होता है सीव टेस्ट, दूसरा होता है एयर परमिबिलिटी टेस्ट, तीसरा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, या इसी को एक और नाम से
कहा जाता है वेंगर टर्बिडिटी मेथड। ठीक है, इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विच वन इज नॉट यूज्ड फॉर फाइनेंस ऑफ सीमेंट। तो ये टेस्ट दिया था आपको, नाम ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था। ठीक है, और चौथा जो दिया रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसका अपने को सिर्फ नाम जानना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना नहीं। ठीक, पढ़ना हमको इन्हीं दो के बारे में। चलिए पढ़ते हैं दो के बारे में। जो सीव एनालिसिस है, सबसे पहले सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस या जो सीव मेथड है, उसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले सीव मतलब क्या होता है? छन्नी होता है जी। उसका साइज क्या होता है? साइज ऑफ सीव। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो साइज ऑफ सीव क्या होता है? 9 नंबर। इसका मतलब क्या होता है? 90 माइक्रोन। इसमें सबसे पहले जो सीव नंबर 9 है, जो कितने का होता है? 90 माइक्रोन का होता है। उसको लिया जाता है, उसमें 100 ग्राम सीमेंट को लिया जाता है। उसके बाद 100 ग्राम सीमेंट को सेक किया जाता है, मतलब सीविंग किया जाता है उसको 15 मिनट तक। उसके बाद हम चेक करते हैं 15 मिनट बाद सीविंग करने के बाद जो सीमेंट अपन 100 ग्राम लिए हैं, उसका जो रेसिड्यू है वो सीव नंबर 9 के ऊपर 10 ग्राम से ज़्यादा या 10% से ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सीव नंबर 9 90 माइक्रोन यूज किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? 90 माइक्रोन को सीविंग इज डन फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए इसकी सीविंग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 100 ग्राम सैंपल और सीमेंट। सीमेंट का कितना यूज किया जाता है? 100 ग्राम ऑफ सीमेंट को किसमें? सबसे पहले पॉइंट इसी को लिखिएगा। 100 ग्राम सीमेंट में 100 ग्राम सीमेंट सैंपल को यूज किया जाता है। उसको IS सीव नंबर 9 में रखा जाता है। ठीक है, चलिए मैं सीरीज नहीं लिख देता हूँ, फिर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, $100 ग्राम सीमेंट सैंपल, 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? सीव नंबर 9, सीव नंबर 9 या फिर उसी को जिसका साइज कितना होता है? उसका साइज होता है 90 माइक्रोन। उसमें रखा जाता है, फिर 15 मिनट तक उसका सीविंग किया जाता है। सीविंग इज डन फॉर 15 मिनट, डन फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट तक उसको सीविंग किए। उसके बाद देखा जाता है रेसिड्यू लेफ्ट ओवर सी इज नॉट मोर देन 10%। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। बस देखिए कितना छोटा सा है। सीव एनालिसिस, 100 ग्राम का सैंपल लिए, आइए सीव नंबर में रखे, 15 मिनट तक उसको सीविंग किए। उसके बाद चेक किए जो रेसिड्यू है वो कितना है? 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। यदि 10% से ज़्यादा नहीं बचा तो क्या है? सीमेंट का 10% से ज़्यादा यदि नहीं बचा तो सीमेंट का फाइनेंस क्या है? इज गुड। ठीक है, यह हो गया सीव एनालिसिस। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, एयर परमिएबिलिटी एनालिसिस।
देखिए तो अपने को नाम से ही समझना है, ठीक है। नाम क्या है इसका? एयर परमिएबिलिटी एनालिसिस, मतलब हवा को जो है पास कराया जाता है। अब टेस्ट किसके लिए पड़ा है? सीमेंट के लिए। तो किससे पास कराया जाएगा? सीमेंट से। तो क्या होता है इसमें? सीमेंट का एक बेड बनाया जाता है, उसमें से एयर को पास कराया जाता है, ठीक है, और उसका जो है फाइननेस चेक किया जाता है, ठीक। तो देखिए एयर इज air pass through सीमेंट बेड, ठीक है। सीमेंट बेड के थ्रू इसको पास कराया जाता है। दूसरा, ये पहला पॉइंट ये हो गया। इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जा रहा है? देखिए बेड बनाए हैं तो उसका जाहिर सी बात है कुछ एरिया होगा, तो इसको इट रिप्रेजेंट इन terms of specific surface area, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, याद रखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिनोट कैसे करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ठीक है। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एयर परमिएबिलिटी में एयर बेड के थ्रू पास किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के टर्म में, ठीक है। और जो ओपीसी का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, वो शुड नॉट बी लेस देन 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका एयर परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको जो चेक किया जाता है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इन सब प्रोसेस को कराने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहा जाता है ब्लेने एयर परमिएबिलिटी एरेटस, ठीक है। इसको कहा जाता है ब्लेने एयर परमिएबिलिटी एरेटस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ यूपी है इस पॉइंट में, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। ये सब तो है ही। स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, किस टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ठीक। उसको किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओपीसी के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए? 4000 से, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लेने एयर परमिएबिलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। आप इतने को एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से रिकॉल कीजिए। और इतना से जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको इन सब टॉपिक से, जितना हमने अभी कवर कर लिया है, जो क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको एक बार लगा के देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा, ठीक। आप कोशिश कीजिए, आप यहाँ आइए, हमसे जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप इस टर्म में लिखिए। आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, आप सीजी व्यापम दें, सीजी व्यापम दें, सीजीपीएससी दें, एसएससी दें, या अदर स्टेट का जो एग्जाम दें, अदर स्टेट का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करना है, ठीक है। आप देखिए इसमें एयरवेट के थ्रू पास कराया जाता है। ये आपको, ये मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको इतने में कवर कर सकता हूँ, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छे से दिखे, क्लियर रहे करके मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए कितना पॉइंट बना है, 1 2 3 पॉइंट में ये खत्म हो जाए। अब 3 पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है अभी तक, ठीक है। चाहे वो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, अदर स्टेट एसएससी या पीएससी, किसी में भी हो, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। आप इतने तैयार करके आइए, फिर हम कल अपना जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई।